साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज छोटी बड़ी काफ़ी खबरें रहीं और देखा जाए वो विभिन्न चिट फंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे पीएसएल इंडिया को भी लेकर रहीं और पीएसएल इंडिया को लेकर के भी जहां अभिकर्ताओं के साथ काफ़ी परेशानी और दिक्कतें, और उसमें कुछ चीज़ें अभी क्लियर हो रही हैं। कुछ चीज़ें में जैसे आरडी का, चाहे वो तिमाही हो, छमाही हो, सालाना हो या मंथली जो आरडी रही हैं, उनका भुगतान तो लोढ़ा कमेटी के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट था, चाहे वो 5,000 का था, चाहे 7,000, चाहे 10,000, चाहे 10 लाख, उस पर जो है पीएसएल इंडिया में देखा जाए प्लाट अलॉटमेंट किया गया है और उनका पैसा नहीं आ रहा है। इसलिए काफ़ी लोग परेशान हैं। उस चीज़ को लेकर के भी प्लाट कहाँ पे अलॉट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। खैर, वो भी आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन वहीं पे एक चीज़ और देखी जाए कि आरबीआई ने रद्द किया इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस। जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आरबीआई ने लखनऊ के HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है, जिसकी वजह से उनका लाइसेंस यानी इसका लाइसेंस रद्द किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लखनऊ में HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक ने 19 मई की शाम से कामकाज बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और पंजीयक से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापन नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम DICGC से 5 लाख रुपए तक की अपनी राशि का जमा बीमा दावा राशि करने का हकदार होगा। जिस चीज़ को लेकर के हम सागा ग्रुप की उन 6-7 सोसाइटियों को लेकर या अन्य सोसाइटियों को लेकर बताया, परिसमापन के बाद में लिक्विडेटर नियुक्त होता है। अगर सोसाइटी इंश्योर्ड होती है तो वहाँ से भी निवेशकों का भुगतान हो सकता है। और इस चीज़ को लेकर मैंने बताया भी था, लिक्विडेटर जो दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के थे, संजीव कुमार राजी ने कहा अगर इंश्योर्ड थी और रिन्यूअल अगर जमा हुआ है तो वहाँ से भी भुगतान के लिए वो लेटर लिखेंगे। चलिए, ये तो आने वाले समय में बड़ी चीज़ें भी, तस्वीरें साफ होंगी। और जो लोग जानते हैं कि जब लिक्विडेटर नियुक्त हो जाता है, जो जानकार हैं, बाकी तो बहुत सारे मूर्ख हैं, वो अपने हिसाब से भुगतान के दावे करते रहेंगे, वो मिलना है नहीं। और जो लीगल तरीके से दावा करेगा उनका भुगतान तो लीगल तरीके से होगा, ऐसा नहीं है। आरबीआई ने कहा कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार 98.69% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी इस सोसाइटी में जो 98.69% जमा करता हैं, वो अपनी 100% राशि प्राप्त करने के हकदार हैं और इनका पैसा मिलेगा, कहीं डाउट नहीं है। पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। DICGC ने 31 जनवरी 2025 तक कुल बीमित राशि में से 21.24 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि सहकारी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की कुछ धाराओं की आवश्यकता का पालन करने में विफल रहा है और बैंक का जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के हितों में नहीं है। लाइसेंस को रद्द करने के परिणाम स्वरूप HCBL सहकारी बैंक को तत्काल प्रभाव से जमा और निकासी समेत बैंक कामकाज से प्रतिबंधित कर दिया है। तत्काल में जमा और निकासी दोनों को लेकर के
तत्काल प्रभाव से इसे प्रतिबंधित कर दिया है, न जमा हो सकता निकासी, लेकिन अपने भुगतान के दावे ये कर सकते हैं। जो लिक्विडेटर नियुक्त हुआ है या होगा, इनके माध्यम से जो 98 कुछ % हैं, जो 100% अपने जो राशि जमा किया है वो 100% अपने भुगतान के दावे को करेंगे और उनका भुगतान सुनिश्चित होगा। ये सोसाइटी राज्य के रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड थी और जब चीज़ें दिखी कि इनके पास उतनी संपत्ति नहीं है, वो ऐसे नहीं है जहाँ से ये भुगतान कर सकें, और लगा कि भविष्य में अगर ये लगातार चलती रहे तो बहुत सारे लोगों का धन इसमें फंस जाएगा। निवेशकों के हितों की रक्षा और उनके भुगतान को लेकर के आरबीआई को एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। इसी तरह जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये राज्य लेवल पे होती हैं या कई राज्यों में अपना विस्तार करती हैं, और यहाँ भी एक रूल्स होता है कि अगर ये सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है तो किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड भी होती है। और इस चीज़ को देखना कि इंश्योर्ड केवल रजिस्टर्ड कराने के लिए ही इंश्योर्ड हुई, क्योंकि उनके बायलॉज में भी है, उसी के लिए इंश्योर्ड हुई है, या इन्होंने रिन्यूअल भी जमा किया है। अगर ऐसा कुछ किया है और वास्तविक में ऐसा कुछ है तो चाहे दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो आपकी हुमन हो, ELJCC हो, श्री विवेकानंद हो, यशोदीप हो, विश्वास हो, और या शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, फिर ये एक तरीका यानी भुगतान को लेकर के यहाँ से भी लीगल तरीके से भुगतान हो सकता है। और कितने % होगा ये तो खैर समय देखने वाला है। और बहुत सारे लोग पूछते क्या सर ब्याज समेत मिलेगा, तो ये जान लीजिए केवल मूलधन की उम्मीद करिए, इंटरेस्ट इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। और उतनी अगर संपत्ति है तो संभावनाएं आगे बनती, लेकिन केवल मूलधन तक ही भुगतान होगा। जब शुरू होगा तो छोटे छोटे अमाउंट से लेकर के, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है, उन्हें मानते हैं कि जो छोटा अमाउंट जमा है ये गरीब लोग हैं, और फिर बड़े अमाउंट का नंबर बाद में आता है। तो दोस्तों ये आज देखा जाए बहुत सारी सोसाइटी है, चाहे वो राज्य द्वारा रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार से, या वह कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा है, इनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। और रजिस्टर्ड ऐसे करके हिंदुस्तान के भोले भाले और सीधे साधे लोगों को इतना जानकारी नहीं होती है, लोग फंस जाते हैं और बाद में फिर बड़ी परेशानी, क्योंकि बड़ी मेहनत और परिश्रम का कमाया हुआ पैसा होता है, फिर बड़ी परेशानी का सामना करते हैं लोग। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि पहले तो जो कम समय में आपका धन 2 गुना 3 गुना करने वाली स्कीमें होती हैं, इनसे बचें, इनमें पैसा अपना ना जमा करें। और जो अभी लीगल तरीके से भुगतान जो लिक्विडेटर के माध्यम से या किसी कमेटी द्वारा, बल्कि बहुत सारी लोग कहते हैं कि सर अभी तो देखिए सहारा इंडिया का ऐसा चल रहा है, तो वो आंशिक भुगतान हो रहा है। और या मान लो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के भी सहारा इंडिया में जो आवेदन हुए थे तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस दिखा रहा है, उसको सही करना डिफरेंशियल दिखती है उसको, और कुछ में जो है अंडर प्रोसेस में दिख रहा है। और PSL इंडिया को मैंने बताया ही, जो RD थी, जो तिमाही, छमाही, सालाना और मंथली थी, उन लोगों का तो भुगतान आ रहा है लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट है उन लोगों के प्लाट अलॉटमेंट हो गए हैं। अब रहने वाला कोई लखनऊ, कानपुर, उन्नाव या ऐसी जगह का है, प्लाट किसी दूसरे राज्य में कहाँ पे है ये लोगों को पता नहीं है। इसको लेकर के भी काफ़ी परेशानी आ रही हैं, लेकिन जल्द ही इसको लेकर के भी कुछ तस्वीरें साफ होंगी और इसको लेकर के विशेष चर्चा होगी। लिखित में सेबी से मांगा जाएगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। निवेशकों के हितों की रक्षा, उनके भुगतान को लेकर के उन्हें एक ठोस निर्णय लेना होगा। और लोग प्लाट नहीं पैसा के लिए जमा किए थे, और लोगों का पैसा मिलना चाहिए, विधि सम्मत तरीके से मिलना चाहिए। और संपत्ति तो इतनी है PSL इंडिया के पास कि लोगों का भुगतान आसानी से हो सकता है, लेकिन सेबी जैसी संस्था जो जिम्मेदार संस्था है, कहीं ना कहीं इसमें बाधा बन रही है। आने वाले समय में आंदोलन के माध्यम से और लीगल तरीके से भी उन पर प्रेशर बनाया जाएगा और हर पीढ़ी जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।